जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान का बुक। इसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, साथ ही आपको मिल जाएगा कंप्यूटर का भी ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो दोनों का कंप्लीट किए हैं। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ, वीडियो का लिंक भी शेयर करता हूँ और कई सारे जो हमको इंपॉर्टेंट फोटो लगते हैं वो भी शेयर करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया जरूर फॉलो कर लो, उसका भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से मेरे से बात हो पाएगी, मतलब मैं मैसेज का रिप्लाई दे पाऊंगा। ओके, तो चलो वीडियो एंजॉय करो और अच्छा लगे ना तो शेयर वेयर भी कर देना। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो बुक है आपका 1 मिनट, ये वाली बुक है, मतलब लुसेंट सामान्य विज्ञान की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हालांकि मैं ये वीडियो बनाया हुआ था, पर पता नहीं मुझे भी नहीं मिल रहा और आप लोगों को भी नहीं मिल रहा। तो 294 यानी 300 प्रश्न है, फास्ट में इसको हम कंप्लीट ही कर देते हैं। मैं इसको फास्ट में कवर करूंगा, कोशिश कीजिएगा कि ध्यान से देखना और पूरा देखना, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। पहला प्रश्न दिया गया है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। 3.26 प्रकाश वर्ष जो होता है वो 1 पारसेक के बराबर होता है। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? इसमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं होगा? प्रकाश वर्ष, क्योंकि ये है दूरी का मात्रक, जबकि अधिवर्ष, चंद्रमा, ये सब है समय का मात्रक। पारसेक इकाई है, मैंने अभी जिक्र किया कि प्रकाश वर्ष को अगर हम 3.26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकलता है 1 पारसेक। तो वो क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक है, दूरी। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी पारसेक को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील दूरी की इकाई। सेल्सियस तापमान की इकाई है, ना कि ऊष्मा की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन मात्रक है ज्योतिफलक का, ज्योतिफलक। पास्कल इकाई है, पास्कल दाब का, दाब का। कैंडेला मात्रक होता है, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यास्थता का एसआई गुणांक। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमा सूत्र नहीं है? मतलब एक समान नहीं है। तो बल और दाब का नहीं है, क्योंकि बल में ओनली फोर्स यहाँ पे लगा न्यूटन, और दाब में क्या होता है? फोर्स बटे एरिया भी होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मतलब Nm-2 होता है इसका, ठीक ना। और बल का तो बस न्यूटन होता है, तो इसका सेम नहीं होता। जबकि कार्य ऊर्जा, भार और बल का और आवेग और संवेग का क्या होता है? समान विमीय सूत्र होता है। आंसर अपना यहाँ पे ए था। अदिश राशि है, इसमें से कौन सा अदिश राशि है? तो ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है, जबकि बल आघूर्ण और संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? वेग सदिश राशि है, जबकि अदिश राशि में हो जाएगा द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये सब अदिश राशि है। मतलब जिसमें दिशा का कोई फैक्ट नहीं होगा ना, वो हो जाएगा अदिश। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग और आवेग से निकलता है हमारा त्वरण, त्वरण, सॉरी त्वरण तो नहीं निकलेगा ना, द्रव्यमान निकलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए। त्वरण निकालते तो हम वो है ना कि जो स्पीड में चेंज होता है और माइनस टाइम, मतलब इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यमान होगा। संवेग और वेग के अनुपात से जो निकलता है वो क्या होता है? द्रव्यमान। 15वां प्रश्न है हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, शून्य मतलब हुआ निर्वात में, तो वो क्या होता है? त्वरण समान होगा, त्वरण समान होगा। ऑप्शन नंबर सी। जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पे डिवाइड दे देना है, ओनली 5/2 कर देना होता है, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। लेकिन त्वरण में क्या होता है? मैंने ऊपर ही पढ़ा था, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, त्वरण यानी एक्सीलरेशन बराबर जो होता है ना, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपको अगर त्वरण पूछे तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया।
स्क्वायर वाले पे फोकस करना था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन गति का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। और यही है त्वरण का भी नियम, त्वरण कहते हैं उसको, मीन्स इनेशिया जो इसको कहते हैं, रेस्ट ऑफ इनेशिया, उसका भी यही है। 18वां है प्रश्न, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर तो काम करता ही है, साथ ही उसे ही कहते हैं हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी, अश्व शक्ति एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व तो कहता ही है, पर आदमी उसमें क्या था, रेस्ट में था और वो चलना प्रारंभ कर दिया, तो रेस्ट का जरूरत हुआ, विश्राम का जरूरत हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। देख लो सारे प्रश्न जो है ना आपके यहाँ पे पूछे गए प्रश्न है, तो आपको ध्यान से देखना है ताकि एग्जाम में सही करके आ जाओ। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसमें कौन सा नियम हो जाएगा? तो देखो इसमें न्यूटन का पहला नियम तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। तो और यहाँ पे जड़त्व वाला था नहीं तो गति का जड़त्व भी ठीक हो सकता था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। अगर देखो यहाँ पे क्या था, नहीं यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं था, मतलब गति का जड़त्व भी इसका आंसर हो सकता था। ठीक, बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल क्या होता है, द्रव्यमान बराबर त्वरण, सॉरी द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऑप्शन नंबर बी। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है, पोल पर अधिक होगा और केंद्र पर सबसे कम होगा, भूमध्य रेखा पर भी कम ही होगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो 1/6 कर देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। पर याद रखना यहाँ पे भार का जिक्र किया गया है, अगर यही द्रव्यमान लिख देता तब आपका 600 न्यूटन ही आंसर होता, क्योंकि द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण बल का कोई इम्पैक्ट नहीं है, भार में इम्पैक्ट पड़ता है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है? तो देखो द्रव्यमान में से हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को इसमें से हमको हटाना पड़ेगा, 9.8 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 9.8 से डिवाइड दे दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी यानी 3 kg। 25वें प्रश्न पे आ गए हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन मतलब गुरुत्वाकर्षण का वो फोर्स है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल। देखो मेरे भाई अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दो, जितना हो सके शेयर करो। आप लोग बहुत कम शेयर करते हो, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। जिस भी ग्रुप में जुड़े हो ना, चाहे फेसबुक व्हाट्सएप जहां भी, सब जगह शेयर कर दो। 28वां प्रश्न देखो, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है? मतलब क्या होगा, बीच में आपका 4 डिग्री सेल्सियस भी आ जा रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन जो होता है ना वो घटता है। तो पहले क्या होगा, आयतन घटेगा और फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यहीं पे घनत्व होता तो घनत्व पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, ठीक ना, मतलब आयतन के अपोजिट होता है घनत्व। यहाँ पे आंसर अपना सी बन जाएगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ अपना सी हो जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तब उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि पानी का जब हम बर्फ बनाते हैं तो वो मतलब पानी जमने से क्या होता है, उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। पानी गर्म करने पर फैलता है, गलत लिखा है, यहाँ पे फिर से पढ़ो। जब किसी बोतल को पानी से भरा जाता है, उसे जमने दिया जाता है ना, तो बोतल टूट जाता है, तो पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, पानी जमने पे क्या होता है, फैलता है, आयतन मतलब वही बढ़ जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि उसका जो घर्षण होता है ना वो होता है नहीं, बहुत कम होता है, तो बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। एक नदी में चलता हुआ जहाज
समुद्र में आता है तब जहाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, और जब भी उसमें अशुद्धि मिल गया तो उसका उत्प्लावन बल जो होता है, डेंसिटी कह ले सिंपली, डेंसिटी जो होता है उसका कम हो जाता है, तो उसको तैरने में क्या होगा, आसानी होगा, थोड़ा वो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। इसीलिए तैरना भी आसान होता है समुद्र में। लोहे की कील पाड़ी में लोहे की कील पाड़े में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि पाड़े का जो घनत्व होता है ना वो अधिक होता है। पाड़े का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि पाड़े के घनत्व से कम होता है, इसीलिए पानी में डूब जाएगा और लोहे में तैरेगा। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर, या यूँ कह ले कि सबसे कम आयतन कहाँ होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? वस्तु की मात्रा बदल दो तब भी उसका घनत्व जो होता है ना, डेंसिटी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डेंसिटी पे, डेंसिटी क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन मतलब आयतन जितना बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। ओके। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग, अगर इसको पूछ दे मतलब इसका बीमा क्या होगा, 1 मिनट, मेरा पेन क्या हो गया, हाँ, घनत्व का बीमा क्या हो जाएगा? मैंने कहा द्रव्यमान, द्रव्यमान निकालते हैं हम किसमें, केजी में, और आयतन होता है मीटर क्यू, तो m-3, यही क्या हो जाएगा, घनत्व का बीमा। एक हम साइंस का पूरा सब्जेक्टिव ठीक से करवा देंगे, हालांकि चल ही रहा है अभी, तो फिजिक्स चल ही रहा है आपका लूसेंट का, उसको देखिए, मैंने करवाया है ये सब। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र तल के ऊपर रहता है? तो 1/10, या 0.1 भी लिखा रहेगा, या 1% भी लिखा रहता है, सॉरी 10% भी लिखा रहता है, तो ध्यान से अपना देख लीजिएगा। 10% ये हुआ, हाँ सही है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? चिपकने का मेन रीजन क्या है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। इस सेंटेंस को 10 बार पढ़ो। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए 2 बर्फ को टुकड़े को दबाएंगे तो वो चिपक जाता है, इसीलिए उस पर स्केटरिंग करना भी क्या होता है, आसान होता है, बर्फ टूटता नहीं है। इस सेंटेंस को ना याद कर लो, बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस है ये, कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अपना। कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में कम से कम 80-90 प्रश्न हो जाए, जिससे आपका 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा 300 प्रश्न, ठीक ना। देखते हैं पर क्या हो पाता है। 39 का, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो वहाँ भी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का कम होना, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का जो बिंदु होता है वो नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक ही वहाँ क्या हो जाता है, अधिक हो जाता। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी तो बुलबुला बनता है और वो फूट भी जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाए तो क्या होगा, अचानक गिर गया ना तो आंधी तूफान हो जाएगा। अगर वो धीरे धीरे गिरे मतलब बारिश होगा, ठीक ना। और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है मतलब मौसम साफ होगा। कभी ये मत सोचना कि एकाएक ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक ना। 42वां, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, उसका मेन रीजन क्या है कि अधिक दाब पर पानी का तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर उसमें प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है, और इसके कारण से क्वथनांक भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो जल्दी खाना पकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि अंदर जो है ना उसका वायुमंडलीय दाब जो है और बाहर का वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने से क्या होता है, कम होने लगता है और वो फैलने लगता है बैलून, और धीरे धीरे वो फट जाएगा। तो आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने से घट जाता है, आंसर सी होगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अगर ऐसे ही दे दे कि नियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित, तो इसमें अनियंत्रित पे टिक करना, ठीक ना। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें होता है कैनेटिक्स एनर्जी, ठीक ना, मतलब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। कैनेटिक तो होता है गति के कारण होता है ना, तो इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। अगर कैरम बोर्ड के स्टैगर या उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका ये कैनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है।
इस पदार्थ में क्या पाया जाता है, मतलब वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, तो वहां भी होती है स्थितिज ऊर्जा, पोजीशन के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा इसमें से कौन सा नहीं है, तो मतलब जैसे पहले से ही सीधा समझो, पोजीशन के कारण जो एनर्जी आ रहा है ना उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्थिति के कारण जो एनर्जी आ रहा है। ऐसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा गतिज ऊर्जा नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से स्थितिज ऊर्जा है, तो खींचा हुआ धनुष क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर डी। जबकि गतिज ऊर्जा का उदाहरण है बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, चली हुई गोली। साथ ही जैसे एक नहर में पानी स्टोर करके रखा गया है, वहां पे होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना, क्योंकि बांध टूटेगा पानी बहेगा, स्थिति के कारण हो रहा है वो। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बताता है कि ना तो हम सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होता है ना वो आधार के अंदर बना रहे, जिससे उसको गिरने से बचाता है। वो झुकता है जिससे वो गिरने से बच जाता है। ओके, नहीं झुकेगा तो वो गिर जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, दूध से अगर क्रीम आपको निकालना हो तो वहाँ लगेगा अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसका भार बदल जाएगा। द्रव्यमान तो सेम ही होता है क्योंकि द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण बल का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, उसको अपना भार अधिक मालूम होगा जब त्वरण गति से ऊपर की ओर जाएगा। भारहीन कब होगा, जब भारी हालांकि नीचे टाइम में होगा, त्वरण की गति से वो नीचे आएगा तब उसको भारहीन महसूस होगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, मतलब लिफ्ट क्या है, त्वरण के साथ नीचे आ रही है, त्वरण के साथ नीचे आ रही है तभी तो उसका भार कम होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक है, तो 1/6, ऑप्शन नंबर सी। लोलक की काला अवधि यानी टाइम पीरियड होता है, लोलक का टाइम पीरियड होता है लंबाई के ऊपर ये निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके इसका आवर्त काल जो होता है ना वो भी बढ़ जाता है और समय भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो 2% उसका बढ़ जाएगा, 2%। ऑप्शन नंबर बी। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम कहते हैं पावसो अनुपात, पावसो अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, या इसे ही कहते हैं सतही तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है, तो वहाँ पे केसी क्रिया आता है, मतलब कैपिलरिटी जो होता है ना वो आता है, केशिका क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई क्या होती है, पॉइज होगा, पॉइज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, ये किस देश से संबंधित है, ग्रीस से, ग्रीस। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है, ध्वनि है ना, ध है तो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। प्रकाश में क्या होता है, प्र होता है तो अनुप्रस्थ। हम अच्छा सा ट्रिक लगाए उसमें, कंफ्यूजन नहीं होता। अब पहले उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंग में से किस तरंग का उपयोग करती है, पराश्रव्य तरंग का, पराश्रव्य तरंग। ऑप्शन नंबर सी। पराश्रव्य तरंग वह ध्वनि है जिसकी आवृत्ति क्या होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है पराश्रव्य तरंग का ध्वनि। अपश्रव्य होता है जो 20 हर्ट्ज से कम हो, और श्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे अभी तो हम पढ़े अनुदैर्ध्य होता है, पर इसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो अनुदैर्ध्य सॉरी ध्वनि किस टाइप का तरंग हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लंबवत, लंबवत। ऑप्शन नंबर ए। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति, श्रव्य है
मतलब 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक। ये 20,000 हर्ज को 20 के एच जेड भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं कर जाना, ये के है, ठीक ना, के। 20 किलो हर्ज, किलो मतलब वही हजार ही होता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए, याद रखो दाब का ध्वनि के वेग पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, हाँ ताप पर पड़ता है, ताप पे पड़ता है। तो दाब बढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 332 मीटर पर सेकंड ही होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? ध्वनि का चाल देखो निर्वात में होता ही नहीं, इस्पात में सबसे अधिक होगा, इस्पात। प्रकाश के चाल के अपोजिट इसमें होता है, ठीक ना, प्रकाश का चाल क्या होता है, निर्वात में सबसे अधिक होगा। ध्वनि का चाल निर्वात में सबसे कम होगा, इस्पात में इसका ध्वनि का सबसे अधिक होता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं आपको ऐसा भी देगा 331.7 मीटर पर सेकंड, तो थोड़ा ध्यान से देखना, कभी किसी टेम्परेचर डाल देगा, तो टेम्परेचर में क्या करना ना, जैसे देखो मतलब ये ऑथेंटिक पूरा रीजन नहीं है, पर आप एग्जाम में सही कर पाओगे। जैसे देखिए कि 40 डिग्री टेम्परेचर पे कितना होता है, ठीक ना, तो आप क्या करना, 40 का आधा करना 20 और इसमें 20 जोड़ देना, 352 या 351, मतलब इसके आसपास वाले पे टिक कर लेना, ठीक ना, आपका आंसर सही हो जाएगा, नो डाउट सही हो जाएगा, ठीक ना, बस उसके आसपास पे टिक करना। 73 प्रश्न देखो, 100 डेसिबल का, अच्छा हाँ, लेकिन अगर आप ये बिट्टे गुट्टे कर रहे हो तब वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, तो आपको एग्जैक्ट पता करना होगा, ये कंपटीशन में बात कर रहा हूँ। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? 100 डेसिबल का जो साउंड होगा वो किसके बराबर होगा? 1 मिनट, हाँ तो ठीक से सुनी जा नहीं, ये क्या होगा, मशीन की दुकान पर आने वाला शोरगुल, क्योंकि हम लोग जो सिंपल बात करते हैं ना वो होता है 60 से 80 के आसपास, तो 80 से ऊपर अगर चला गया ना तो वो हैवी मशीन होता है वहाँ पे। तो 100 डेसिबल क्या होगा, मशीन की दुकान पर आने वाला शोरगुल, ऑप्शन नंबर डी। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर में से किया जा सकता है। जो एक सितार है एक बांसुरी है, दोनों के साउंड में अंतर हम किससे कर पाएंगे, ध्वनि की गुणता से, ऑप्शन नंबर डी। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से, देखो मैक मतलब होता है ना, 1 मैक मतलब हुआ ध्वनि की स्पीड, 2 मैक मतलब ध्वनि की स्पीड को दोगुना कर दो, 3 मैक ध्वनि की स्पीड को 3 गुना कर दो, तो यहाँ पे 2 मैक स्पीड है, जब ध्वनि का वेग इतना है तो वायुयान का चाल कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 664, मतलब वायुयान की गति मापते हैं मैक संख्या में। डेसिबल इकाई है, डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की तीव्रता का, ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करता है? इको होता है परावर्तन के कारण, इको किसके कारण होगा, परावर्तन के कारण। 17 मीटर का दूरी चाहिए इसके लिए। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार का प्रयोग कौन करता है, नौ संचालक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ध्वनि में जो उतार चढ़ाव है जो डॉपलर प्रभाव कहते हैं, मतलब दूर जाएगा तो हल्का साउंड होगा, नजदीक आएगा तो हार्ड साउंड होगा, वो होता है डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, सेम वही मैंने जिक्र किया था, तो यह परिघटना क्या हो जाएगा, डॉपलर का प्रभाव। दूर गया तो कम हो गया, नजदीक आया बढ़ गया। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन में पूछा जा रहा है, तो ये होता है 310 केल्विन, 310 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 0.6 भी लिखा रहता है, और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान हो जाता है, तापमापियों में मतलब एक ही जैसा रहेगा, तो वो होता है -40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? संभव तापमान होता है -273 डिग्री, न्यूनतम संभव ताप जो है वो कितना है, -273 डिग्री। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होगा? यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में दिया गया है, तो सेल्सियस एक ही है, ये गलत हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री मैंने अभी जिक्र किया था, और शरीर का तापमान क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन, ठीक ना। केल्विन में डिग्री नहीं लगता, याद रखना इस चीज़ को। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ताप का ना गुड कंडक्टर होता है, ताप का सुचालक होता है, इसीलिए वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आणविक संचालन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है?
आणविक संचलन द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संवहन। संवहन। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा उष्मा का अच्छा चालक है? उष्मा का इसमें अच्छा चालक है पारा यानी मरकरी। ऑप्शन नंबर ए। समान मोटाई के कपड़े की दो परत आपसे दुगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्मा आवरण प्रदान करती है। इसका कारण क्या होता है? कि वो वायु को स्टोर कर लेता है। तो आंसर क्या अपना हो जाएगा? दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ऑप्शन नंबर ए। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफेद वस्त्र क्या होता है, जो तापमान होता है ना उसको कम अवशोषित करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में सफेद और ठंडे के दिनों में काला कपड़ा, ताकि वो प्रकाश को अवशोषित कर ले, ताप को अवशोषित कर ले। न्यून ताप मापों यानी क्रायोजेनिक्स का होता है का अनुप्रयोग होता है। क्रायोजेनिक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मेनली करते हैं जो प्रक्षेपास्त्र होता है ना, जो रॉकेट होता है, उसमें उसका ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यापन और दूरमिति के लिए हम न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक का प्रयोग करते हैं। ये क्रायोजेनिक जो ईंधन होता है ना, वो इंडिजीनियस डेवलप है, मतलब भारत ने खुद बना लिया उसको। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता क्योंकि वो वाष्पीकृत हो जाता है। आसान सा प्रश्न है। ये वाष्पीकरण दर तेज होती है अगर हवा तेज चलेगा तो। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन डायरेक्ट वो ठोस से क्या हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण कौन सा है? इसका उपयुक्त कारण है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, जिसके कारण आदमी को परेशानी महसूस होती है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक से पहले ही अगर वो वाष्प में बदल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से, देखो पहाड़ ऊंचाई पे है तो 100 से कम तापमान पर ही पानी उबलने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब तो कम हो जाता है ना वहाँ पे। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा अधिक होती है। भाप में गुप्त उष्मा क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ होगा, मैंने ऊपर भी जिक्र किया था, अनुप्रस्थ। और ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्घ्य। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान। तरंग और कण दोनों के समान। तो मैंने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। और शेयर वेयर जितना हो सके उतना कर दो, तो मैं फास्ट में कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि आप ही से मेरा मोटिवेशन जुड़ा हुआ है। तो जो भी करना है आप ही लोगों का करना है। तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मन से पढ़ो, अच्छे से काम करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट साइंस का जो बुक है उसका फिजिक्स में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 300 के आसपास, तो उसको हम कवर कर रहे हैं। 1 से लेकर 100 तक प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया था। सारे प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट है, देख लो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो कोशिश करना पूरा देखने का। फिर मैं इसका PDF भी डाल दूंगा, उसमें कंप्यूटर भी रहेगा आपका। तो चलो शुरू करते हैं, पर उससे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और सेशन अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न यहाँ हमारा आज का पहला है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर माध्यम का तापमान बढ़ा देंगे तो उसमें प्रकाश की गति क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड, यानी 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब हमको सूर्य दिखाई नहीं देगा। सूर्य कब नहीं दिखाई देगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण होगा जब चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। तो ये कब होगा? जब चंद्रमा पे पूरा छाया आ जाएगा, मतलब सूर्य यहाँ आएगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगा, तो चंद्रमा पे लाइट नहीं आएगा, मतलब पृथ्वी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा। पर ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन।
तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन ही होता है चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक की आधारभूत कारण क्या होता है? इसका कारण होता है उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक। जिसका अपवर्तनांक सूचकांक जितना उच्च होगा वो उतना चमकदार होगा। ऑप्शन नंबर बी। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य की प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है, यूँ कह ले कि वो इंद्रधनुष के तरह काहे दिखाई देता है, तो उसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना होती जिसके कारण सीडी जो होता है उसमें इंद्रधनुष की प्रकार मतलब दिखाई देता है वो। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन। देखो जब भी कोई साइज का इम्पैक्ट आए ना तब आपको अपवर्तन पे टिक करना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे तो पानी में लोहा डूबा हुआ है, ये प्रश्न आ जाए कि सुबह में सूर्य थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो ये सब कारण जो होता है ना वो अपवर्तन के कारण होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण जो होता है ना वो आपतित किरण के बराबर होता है, तो आंसर अपना 60 डिग्री ही हो जाएगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचक क्या होगा? अपवर्तनांक सूचक इसका क्या हो जाएगा? 3, मतलब 90/30 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा अपना? 3। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? परावर्तित किरण का घूर्णन हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा। जैसे आप अगर दर्पण से अगर 1 मीटर दूर जाओगे तो आपका प्रतिबिंब भी क्या होगा? उतना ही पीछे जाता है। उसी प्रकार जैसे जो चमकता है ना वो घुमाओगे तो वो थीटा से घुमाओगे तो जो उसका बिंब होता है वो 2 थीटा से मूव करता है। ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब कहाँ पे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है? जब हीरे से वो कांच में जाएगा तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग तृष्णा जिसको मिर्च या मृचिका कहा जाता है वो किसका उदाहरण है? वो भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है हमारा 113 नंबर। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी ये किस पर आधारित होता है? ये भी अपना आधारित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ऑप्शन नंबर ए। इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। इंद्रधनुष हो जाएगा अपना अपवर्तन। अपवर्तन के कारण बनता है इंद्रधनुष। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसमें होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य का रंग पूछ दे सुबह में लाल क्यों दिखाई देता है, तो वहाँ भी प्रकीर्णन होगा। मतलब लाइट का जहाँ भी चेंजेज का फर्क आ रहा है ना वहाँ क्या हो जाता है? प्रकीर्णन। अधिक टाइम। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूलकण। धूलकण। ऑप्शन नंबर बी। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, या फिर यूँ कह ले कि इसका विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन इसका क्या होता है? सबसे कम होता है, यानी विचलन सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल प्रकाश का प्रयोग संकेत के रूप में करते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होगा? तो आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होगा। जहाँ भी कलर का चेंज होगा ना कहीं प्रकीर्णन देखने को मिल ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय या उगते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वो भी क्या होगा? प्रकीर्णन। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, जहाँ भी कलर का आपको डिफरेंस लगे डॉट हो प्रकीर्णन पे टिक करना आपका सही होगा 100%। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण होता है? तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? परावर्तन और व्यतिकरण दोनों होगा। यहाँ पे बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। इसमें क्या होता है? साबुन का बुलबुला जो होता है वो चमकते रहता है, वो होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। याद रखना अगर इसमें प्रकीर्णन दे तो प्रकीर्णन पे आप टिक कर सकते हो, पर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया था। आगे हमारा प्रश्न है कि मोटर कार में
पाश्च दर्शन यानी साइड मिरर जो होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उसमें करते हैं समतल दर्पण का, समतल दर्पण। यहाँ पे आपका आंसर गलत दिया गया है, इसमें क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। मतलब जो साइड मिरर होता है उसमें होता है उत्तल दर्पण, और जो हेडलाइट होता है उसमें होता है अवतल दर्पण। समतल का तो कहीं प्रयोग ही नहीं होता, ठीक ना, समतल उत्तल का प्रयोग नहीं होता, गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। एक चीज याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग जैसे दाढ़ी बनाने वाला होगा या फिर जो डॉक्टर होगा आंख का, दांत का, उस सब के पास कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण आंसर होगा। रिपीट कर देते हैं फिर से। मोटर कार में पार्श्वदर्शी यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए हमने अभी जिक्र किया अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही होगा। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख पर बनता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो आसान सा क्वेश्चन है कि आप जितने लंबे हो, अगर आपको खुद को पूरा देखना है मिरर में, तो आपके आधे लंबाई का मिरर चाहिए। मतलब आदमी 1.5 मीटर लंबा है तो इसको 2 से डिवाइड दे दो, 0.75 मीटर लंबा अगर मिरर होगा तो उस बंदे का काम चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, यहाँ पे देखो समांतर है, ठीक ना, तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी अनंत। अगर यहीं पे कोई डिग्री दे देता ना तो आपको निकालना पड़ेगा 360/थीटा। जैसे कि मान लो दे देगा कि 60 डिग्री पे अगर रखा गया है तो क्या करोगे आप? 360/60 करोगे, ठीक ना। इसको कट करोगे तो 6 निकल के आएगा, और फिर एक माइनस कर देना जब आपका इवन नंबर निकल के आएगा। ऑड नंबर निकल के आएगा, मतलब विषम संख्या निकल के आएगा तो उतना ही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे प्रश्न है हमारा। पानी, ये समझ गए ना, मतलब 360/थीटा कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि, मतलब बुलबुला कैसे काम, किस लेंस की भांति या किस दर्पण की भांति काम करता है? तो ये करता है अवतल लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवतल लेंस। सबको लगता है कि उत्तल होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको लगता है उत्तल होगा, लेकिन ये होता है अवतल। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एट फर्स्ट तो डायोप्टर जो है वो मतलब मापने का पैमाना होता है, ये होता है 0 डायोप्टर। यदि किस ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, एट फर्स्ट तो अगर +2 है मतलब उसमें उत्तल लेंस लगा होगा, ठीक ना, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, दोगुना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। जैसे देखो न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक ना, +2 लग गया तो उसको दोगुना कर दो, क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। अगर एक डायोप्टर लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ? 25 सेंटीमीटर का दिक्कत है। आगे यहाँ पे दिया गया किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो परावर्तित कर देता है। मतलब हमको कोई वस्तु नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि 7 रंगों में सबको वो अवशोषित किया और नीला को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो जो रंग हमको दिखाई दे रहा है उसको वो क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तित करते हैं। बुक में आंसर ये दिया गया, ठीक ना, गलत है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? लाल कांच को अगर आप अधिक गर्म करेंगे तो वो दिखाई देगा हरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा, तरंग दैर्ध्य। जिसका अधिक हो गया वो हो गया लाल, जिसका सबसे कम वो हो गया बैगनी, जिसका सबसे बीच में है वो है हरा। इसलिए इंद्रधनुष के बीच में आपको हरा मिलेगा, एक साइड बैगनी मिलेगा और दूसरे साइड रेड मिलेगा। 3 रंग मूल रंग हैं, वो तीनों रंग कौन कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य, अभी मैंने जिक्र किया बैगनी, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाएगा तो परिणामी रंग क्या होगा? हम कोशिश करते हैं इसका आंसर आप खुद दो। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो, आंसर खुद से दो कि जो तीनों मूल रंग है उसको मिला देंगे तो क्या बनेगा। ऑप्शन एक काला दिया गया है और सफ़ेद दिया गया है, आंसर अपना क्या हो जाएगा? सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, गलती से भी काला पे टिक नहीं कर देना। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है?
कैमरे में हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए, आइरिस का क्या काम होता है? आंख का पार्ट होता है आइरिस, उसका काम क्या होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उसमें प्रयोग करते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। देखो हमने इसको याद किया है, हालांकि हमारा तरीका आपको पसंद आए या ना आए। दूर जो है ना, दूर और निकट, निकट और दूर देखने में कौन छोटा लग रहा है आपको? दूर। अवतल और उत्तल, इसमें कौन छोटा लग रहा है? उत्तल। तो दूर को उत्तल से मिलाओ, निकट को अवतल से, मतलब बड़े वाले को बड़े से मिलाओ, छोटे वाले को छोटे से। याद सबको होता है, कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये तरीका हमारा सही है, ठीक ना। आप भी करोगे, गलती नहीं होगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो। और साथ ही शनि ग्रह का खोजकर्ता भी इन्हें ही कहा जाता है, गैलीलियो को। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरे में निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से, फिल्म। ऑप्शन नंबर ए, किसी अवशोषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर निर्भर करता है या क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो होता है बाहरी पृष्ठ पर रहता है चालक का। इससे पहले मैंने जिक्र भी किया था कि किसी वस्तु का जो रासायनिक गुण होता है वो उसके बाहरी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो वही प्रश्न को घुमा के दे दिया गया है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता याद होना चाहिए, थॉमसन है। वस्तु का आवेशन उसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली हो तो आपको सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार की खिड़कियां बंद कर लें और हो सके तो सेंटर में बैठ जाए। क्या होगा? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किनका है? यह नियम दिया गया था कुलाम्ब के द्वारा। तो कुलाम्ब का नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को मापा जाता है। तो उस बिंदुओं के मतलब बिंदु के बीच के किसको मापेंगे कि ये मापा जा पाएगा? तो वो हो जाएगा विभवांतर। दो विभव के बीच का अंतर मापेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व आपका हो जाएगा चांदी, चांदी। अति चालकता का लक्षण क्या होता है? अति चालकता का लक्षण होता है उच्च प्रागम्यता, उच्च प्रागम्यता मतलब निम्न प्रतिरोध। अधातु वस्तु अधातुएं विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि कुचालक होने का मुख्य कारण है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है वो काफ़ी कम होता है, निम्न होता है और थोड़ा सस्ता भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती। यदि वे समान विभव के होंगे तब करंट पास नहीं होगा। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो वह है आपका रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर, डीसी को एसी में बदलना है तो इन्वर्टर। ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी को एसी में ही हाई टू लो करता है, ठीक ना, याद रखना है इसको। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? ये किया जाता है ताकि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट जो हो जाए तो वो धारा भूमि में चली जाएगी, ताकि विद्युत परिपथ जो हमारा होगा वो सही रहेगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट, वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होगा वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस श्रेणी में लगे होते हैं? मतलब ये कैसे लगा होता है? तो ये लगा होता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। मतलब एक स्विच से एक बल्ब बंद होगा, श्रेणी में लगा रहेगा तो क्या होगा? एक स्विच काटोगे पूरा घर का वायरिंग कट, तो ऐसा नहीं होता, ठीक ना, समांतर क्रम में लगा होता है। किसी चालक के सिरे के बीच
विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किनके द्वारा दिया गया था? ये ओम का नियम था, ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? देखो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, यहाँ पे दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो ओम मीटर हो जाता है, ओम मीटर, गलती नहीं करना। प्रतिरोध का मात्रक ओम, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? देखो समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाएगा तो ये ऐसे ऐड होता है 1/3 प्लस 1/6, ठीक ना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ओम। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो डायरेक्ट आपका ऐसे जोड़ा जाता है, मतलब 9 ओम, ठीक ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ऐसे जोड़ेंगे आप। तो यहाँ पे आंसर अपना 2 ओम होगा। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में ऊर्जा होता है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, मतलब किसका अपघट्य होता है? तो आंसर अपना हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या सब होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। आंसर अपना क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। वोल्टीय सेल यानी वोल्टिक सेल के आविष्कारक कौन है? नाम से क्लियर है, वोल्ट लगा हुआ तो नाम में क्या होगा? वोल्टा है। एलिजांड्रो वोल्टा या ए वोल्टा याद रखो, आंसर बनेगा अपना सी, एलिजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है, शुष्क सेल प्राथमिक से, देखो 2 ही टाइप का सेल होता है, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक होता है जिसको हम चार्ज नहीं कर पाते, दोबारा रिचार्ज नहीं कर पाते, ठीक है ना। जैसे कि आप टॉर्च में यूज़ करते होगे, यूज़ करके निप्पो सबका होता है, निप्पो एवरीडे यूज़ करके फेंक देते हो, वही घड़ी का वाला बैटरी। और दूसरा द्वितीयक सेल से मोबाइल सबका बैटरी होता है ना, चार्ज करते हो आप, रिचार्ज करते हो बार बार, तो वही होता है द्वितीयक। तो यहाँ पे शुष्क सेल वो क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाया जाता है ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके, उसे हम कहते हैं यशद लेपन या गल्वनाइजेशन या जिंक लेपन भी कहा जाता है। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? विद्युत अपघटन संबंधी नियम किनके द्वारा दिया गया था? फैराडे के द्वारा, फैराडे। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक के होना चाहिए। प्रतिरोध भी उसका निम्न होना चाहिए और गलनांक भी क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। जबकि जो टंगस्टन होता है फिलामेंट, उसका गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ के बने होते हैं? ये बने होते हैं टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का होता है? टंगस्टन, टंगस्टन। विद्युत हीटर जो होता है नाइक्रोम का होता है। जहाँ भी हीटर का प्रयोग होना, चाहे वो आयरन हो या फिर जिसपे खाना बनता है, कंडक्शन चूल्हा हो, उस समय किसका तार लगाया जाता है? नाइक्रोम का, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर ए। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब को 1 घंटा यानी 60 मिनट प्रतिदिन जलाते हैं तो ऊर्जा का उपयोग कितना माना जाएगा? तो इसको हमको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1000 करना पड़ता है, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर 1000 से डिवाइड देना होता है, ठीक ना। तो कट कुट के क्या आ जाएगा आपका? 1 यूनिट आ जाएगा। 2 घंटा अगर कर देगा तो 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक ना, मतलब घंटे को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक के खोजकर्ता हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? परमानेटिक, परमैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय। इसमें से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है? तो क्रोमियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय? वो अनुचुंबकीय था, ये है प्रतिचुंबकीय कौन सा है? तो बिस्मिथ, बिस्मिथ। अगर अनुचुंबकीय हो तो क्रोमियम, प्रतिचुंबकीय हो तो बिस्मिथ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किनके द्वारा? ये करने वाले थे ऑर्स्टेड द्वारा, ऑर्स्टेड। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बनाने में उपयोग किया जाता है? ये बनाने में उपयोग होता है जनित्र, मतलब जनरेटर जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर यानी डेनमो कह सकते हो आप। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर जो होता है वो कार्य करता है फैराडे के नियम पर, फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर काम करता है। ये ऊपर डेनमो था, ठीक ना। ट्रांसफार्मर क्या है? तो वो एसी उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में
या निम्न को हाई में भी करता है, पर एसी का वो चेंज करता है, ठीक ना। यहाँ पे डीसी एसी है, गलत हो जाएगा, एसी डीसी है, गलत हो जाएगा। एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम होता है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। लेंज का नियम ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके खोजकर्ता रदरफोर्ड को कहा जाता है नाभिक का। तो अभी हम 80 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। मेरा लैपटॉप ना हैंग कर रहा, मतलब थोड़ा बुढ़ा हो गया, ये प्रोसेसर सब कम है इसका। तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इससे आगे वाले प्रश्न को। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर करो, ताकि लैपटॉप भी हम अपना ठीक करवाएं, ठीक ना। सेशन अच्छा लग रहा हो रियली में तो अभी लाइक शेयर करें, और अगर पसंद नहीं आता हो तो कारण वारण जरूर बताएं, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान का बुक। हमारा चल रहा है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। हमने 1 से लेकर 180 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम उससे आगे देख रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसका PDF मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्प्ले कैसा दिख रहा है, मतलब फॉन्ट कैसा है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि थोड़ा डिस्प्ले का थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक ना। प्रश्न देखो, पहला है आज का। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी दोनों को जोड़ देना तो बन जाता है हमारा एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान। इसके खोजकर्ता कौन है? नाभिक के रदरफोर्ड। जबकि प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक, चैडविक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। जिस तत्व में परमाणु के 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, मतलब 2 और 2 4 क्या हो जाएगा? परमाणु, सॉरी द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, द्रव्यमान द्रव्यमास ना, तो 4 हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर पूछता, परमाणु संख्या पूछता, तब 2 ही होता। प्रोटॉन का संख्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार क्या होता? 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, नाभिक का आकार। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं एंडरसन, एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में, यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसीलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु जो भार होता दोनों एक ही होता। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या वहन करेगा? 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट ऋण आवेश। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक समान हो मतलब समस्थानिक, स्थान समान है तो समस्थानिक। अगर परमाणु द्रव्यमान समान होता यानी भार समान होता, उसको हम कहते हैं समभारिक। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्वों में, तत्वों में। ऑप्शन नंबर ए। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। 2 हल्के नाभिक मिलकर अगर एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा उसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है। देखो परमाणु बम होता है, एक होता है हाइड्रोजन बम। परमाणु बम होगा नाभिकीय विखंडन पे और हाइड्रोजन बम क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन पर। तो ये परमाणु बम है यानी एटम बम, ये क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन या परमाणु विखंडन जो कह लो। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा बीटा गामा सब उत्सर्जित करता है, तो आंसर बन जाएगा डी। कोबाल्ट 60 जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर के लिए मेनली करते हैं, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, यह क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरण, गामा किरण। ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है?
मंदक के रूप में देखो हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का प्रयोग करते हैं, साथ ही ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु पायल यानी एटॉमिक पायल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एटॉमिक पायल होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में हम एटॉमिक पायल का प्रयोग करते हैं। 198 नंबर प्रश्न है हमारा, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? मैडम क्यूरी के नाम से है, ये इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता की, रेडियो एक्टिविटी की। ऑप्शन ए नंबर सही है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से। बम जो बनता है ना उसमें होता है अनियंत्रित, ठीक ना, यहाँ पे क्या है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो होता है वो मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ये हो जाता है सापेक्षता का सिद्धांत या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी। डायोड एक प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड एक प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। डायोड एक प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग करते हैं जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश के लिए, कि मतलब किस तरफ वो जा रहे हैं पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र मतलब 3D जो चित्र होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो हेलोग्राफी के द्वारा, हेलोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? ये देने वाले थे एडविन हब्बल, हब्बल। ऑप्शन नंबर बी। इनके नाम पर हब्बल टेलीस्कोप का नाम आप लोग सुने होंगे, जिससे हम लोग क्या खोज कर पाए? जो ब्लैक होल है उसका खोज कर पाए। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने, केपलर। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने कहा था? कोपरनिकस ने, कोपरनिकस। देखो दोनों अलग अलग चीज़ है। ग्रह का गति का नियम अगर पूछे तो केपलर, और ये पूछे कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगाता है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये कहा गया था कोपरनिकस के द्वारा। हालांकि गैलीलियो ने भी कहा था, पर आपको याद रखना है कोपरनिकस, ठीक ना। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक है हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, इसमें होता है नाभिकीय संलयन। तारा व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? इसके लिए हम प्रयोग करते हैं इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सबसे अधिक उपग्रह देखो अभी शनि का हो गया, कहीं कहीं आपको बृहस्पति का मिलेगा, पर वर्तमान की बात करें तो अभी शनि का है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है शुक्र को, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा 212 नंबर प्रश्न जो है ना, जब एग्जाम देने जाना उससे पहले थोड़ा अपडेट हो जाना, ठीक ना, ये चेंज होते रहता है। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो वह है बुध, बुध। शुक्र अप्रॉक्स 243 दिन लगाता है, और अपना तो पता ही है अर्थ का 365 दिन। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वो ग्रह तैरने लगेगा? तो वह है शनि। मतलब शनि का घनत्व काफ़ी कम है, वह हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे। हालांकि हम लोग खड़ा तो जो भी आउटर प्लैनेट है, बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, वरुण, उस पर हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, पर सबसे कम डेंसिटी जो है ना वो शनि का है, मतलब पानी में भी वो तैरने लगेगा। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 होता है, यहाँ पे 5800 दिया गया, 5800 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का तारा हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, जहाँ से लाइट आने में 4.2 लाइट ईयर लगता है, ठीक ना। नेपच्यून का खोज किसने किया था? नेपच्यून का खोज किया था गैले ने, गैले। नेपच्यून, नेपच्यून मतलब क्या? देखो यूरेनस नेपच्यून मतलब वरुण हो गया, यूरेनस मतलब अरुण होता है, सबसे दूर का ग्रह हुआ नेपच्यून। सूर्य के निकट
स्थित कौन सा ग्रह है, तो वो हो जाएगा बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट यानी उपग्रह पूछ दे तब बृहस्पति का ही उपग्रह है गैनामेट, वो याद रखिएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटेनिया है अरुण का और ट्रीटम है वरुण का। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप अपना क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सूर्य, काफी कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है, ये सब आसान होता है पर दिक्कत कर देता है। सूर्य है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। मतलब ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो होता है ना, जैसे इनर प्लानेट ऑनर प्लानेट कहते हैं, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, उसमें बहुत सारा क्षुद्र ग्रह है। तो इधर भी 4 ग्रह है, इधर भी 4 ग्रह है। इस साइड वाले 4 ग्रहों को कहा जाता है इनर ग्रह और इसको आउटर ग्रह कहा जाता है। इनर ग्रह में आ गया अपना बुध, आ गया शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक ना। इस साइड आ गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गया मंगल और बृहस्पति के बीच। हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? पहली बार चांद पर कदम रखा था 1969, जिस वर्ष इसरो का स्थापना हुआ था। अपोलो 11 से वो यूएसए भेज दिया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, काला। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी करता है 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 365.25 दिन। 2.5 मतलब वो 1/6 मतलब 2.5 मतलब 1/24 घंटा होता है ना, तो 24/4 कर दो यानी 6 घंटा हुआ, तो वही 365 दिन 6 घंटा। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का माइनर प्लेनेट सेंटर में प्लूटो का कौन सा नया नाम दिया गया? प्लूटो का नया नाम अब कौन सा दिया गया है? देखो एटफर्स्ट आपको ये भी याद करना पड़ेगा, प्लूटो को ग्रह से कौन हटा दिया? तो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट जो है ना, वो उसको हटा दिया ग्रह से और उसका नाम प्लूटो से चेंज करके रख दिया गया 134.340। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? बृहस्पति। एक खगोलीय इकाई निम्न में से बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम कहते हैं खगोलीय इकाई। ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ब्लैक होल के सिद्धांत दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा, इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। 1 मिनट। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मिक किरणों की खोज किनके द्वारा की गई थी? कॉस्मिक किरण का खोज किया गया था विक्टर हेस के द्वारा। रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक हो जाएंगे रॉबर्ट वाटसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रडार के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक सबको पता है, सेब गिराया था न्यूटन के सर पे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? नोबेल पुरस्कार डायनामाइट का खोज किया गया था, डायनामाइट। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था, J.L. बेयर्ड। राइट ब्रदर्स ने किसका खोज किया था? तो विमान का खोज किया था। एक्सरे का खोजकर्ता रॉन्टजन है, एक्सरे के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? रॉन्टजन। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किनके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास वार्नस वॉन ब्राउन ने किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम विकसित करने का श्रेय जाता है ओपेनहीमर को। गलत है शायद, ओपेनहीमर नहीं होना चाहिए, एडवर्ड टेलर ने किया था, एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, एडवर्ड टेलर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नील्स और रुस्का ने किया था, नील्स और रुस्का। और वैसे अगर गैलीलियो पूछ दे, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का खोज। स्कूटर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉड शॉ। या हम वीडियो को एंड करते हैं, मतलब 60 प्रश्न आपके और होंगे, ठीक ना, तो इसको अगले वीडियो में कवर कर देंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो और ये एक टेस्ट टाइप का था कि आपको क्वालिटी कैसा आ रहा है, तो ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम अभी पढ़ रहे हैं लुसेंट साइंस का जो बुक है वो उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स का पढ़ रहे हैं। 245 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, अभी 246 से लेकर 294 तक जो भी प्रश्न है कंप्लीट कर देंगे इसमें। इसके बाद कंप्यूटर का भी है, तो हम कोशिश करते हैं कि मास्टर वीडियो जो आएगा ना उसमें फिजिक्स और कंप्यूटर दोनों एक ही साथ रहेगा, तो उसको देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ये भी देख लीजिए, साथ ही इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैं रिकमेंड करता हूँ ना कि आप लोग अगर डिसलाइक करते हो ना तो कोई गलत बात नहीं है, डिसलाइक करो, पर कारण जरूर बता दो ताकि हम समझ तो पाएँ कि डिसलाइक क्यों हो रहा है, ठीक ना, ये जरूर बता देना। चलो प्रश्न आगे बढ़ते हैं। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, ये किससे मापी जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई नापने के लिए हम करते हैं अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सूर्य की तीव्रता मापते हैं हम एक्टिनोमीटर से, एक्टिनोमीटर से, जबकि उसका जो तापमान होता है वो मापते हैं हम पायरोमीटर से, पायरो। और ये क्या है? एक्टिनोमीटर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका सोनार। साथ ही ये भी आता है कि सोनार में किसका प्रयोग होता है, किस तरंग का? तो ध्वनि तरंग का। और ध्वनि के स्पीड से हम पता कर पाते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? वो तापमान को नियंत्रित रखता है, मतलब तापमान को स्थिर रखता है, यही होता है थर्मोस्टेट का काम। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मोटर गाड़ी को ठंडा रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है रेडिएटर, रेडिएटर। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? फिर से प्रश्न को रिपीट करेंगे कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड में हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए जो उपकरण प्रयोग होता उसे कहते हैं हम डिक्टाफोन, डिक्टाफोन। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किनके द्वारा दिया गया था? एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब उत्प्लावन जिसको हम कहते हैं, यह सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? आर्किमिडीज ने दिया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही था। मेघाच्छादित रातें मतलब जब बादल लगी होती है, स्वच्छ रातों की तुलना में गर्म अधिक होती है। वो क्या होता है? क्योंकि वो जो तापमान होता है ना उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? स्थलीय विकिरण। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे, स्थलीय विकिरण के कारण। नहीं तो वैसे क्या होता है, सन का लाइट जैसे धरती पर आया ना, तो अगर बादल नहीं है तब तो वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक ना। अगर बादल है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर फिर धरती पे आ जाता है, तो उससे क्या होता है, धरती का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या है? डी, स्थलीय विकिरण। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है जो किस पर निर्भर करता है? पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर, आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी पर, आवृत्ति पर। अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? दूरदर्शक के लिए, दूरदर्शक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही था। समानांतर क्रम में जुड़े हुए आर प्रतिरोध के तीन मतलब तीन आर है, आर 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 ऐसे है, ठीक ना। तो उसका जो प्रतिरोधी प्रभाव क्या होगा? तो मैंने कहा था समांतर अगर होगा ना, समांतर मतलब इस फॉर्म में है, तो हमने कहा था ऐसे ऐड करना है 1+ ऐसे, ठीक ना। तो इसका एलसीएम निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? आर ही हो जाएगा, ऊपर में 1+1+1 यानी 3/r हो जाएगा। ओके, 3/r। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। सॉरी, फिर इसको पलटना भी होता है, मतलब r/3 करना होता है, फिर पलट दोगे तो वो होता है आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर यहीं पे श्रेणी क्रम में होगा ना तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे, तब हमारा 3r होता। मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3r और समांतर क्रम में होगा तो r/3 हो जाएगा। ये होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को एग्जाम में भी। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि गर्म मौसम में हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है, पसीना वाष्पित होता है, जिसके कारण हमें ठंडा या आराम का अनुभव होता है। कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें अवशोषित तथा अनावेशित दोनों है। आवेशित और अनावेशित दोनों होती है कॉस्मिक किरणें।
निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है? विद्युत चुम्बकीय होती है एक्स किरण और गामा किरण। एक्स किरण और गामा किरण विद्युत चुम्बकीय होती है। ऑप्शन नंबर डी, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रच्छेदित नहीं कर सकती। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रच्छेदित नहीं कर सकती। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी था। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो यह केवल तार के पदार्थ पर, मतलब किसका बना हुआ है, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर और ना ही अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर। जबकि प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई पर भी करता है और अनुप्रस्थ परिच्छेद, तीनों पे काम करता है। जबकि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो पदार्थ पे काम नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ओम होता है और उसी में कुछ और लग जाता है तो वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। लक्ष्य का ताप क्या होता है? स्थिर रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे एक गलत है और सारे सही है। तो सही क्या इसमें पढ़ते हैं? मुक्ततः निलंबित चुंबक के अक्ष से आते हुए ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय युग्मोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से आते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक युग्मोत्तर कहते हैं। जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का वेधन करता है वह माध्यम की आपेक्षिक प्रागम्यता कहलाती है। यह भी सही है। आपेक्षिक प्रागम्यता एक बमा रहित राशि नहीं है, ये गलत है। मतलब बीमा रहित है, बीमा रहित मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये गलत है, उसका होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी, अनंत। ऑप्शन नंबर बी। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? यह परिघटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। जब भी साइज का कोई इम्पैक्ट आए ना, अपवर्तन ही हमारा आंसर होता है। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। परावर्तित और अपवर्तित किरणों के आपस में लंबवत होगा केवल एक आपतित कोण के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होता है। एक सावली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में, मतलब जिसका सावली त्वचा होगा उसको गर्मी अधिक लगेगा, जबकि गोरी त्वचा वाले में क्या होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको कम गर्मी लगेगा। तो अधिक गर्मी और कम सर्दी का अनुभव होगा। मतलब जो सावली लड़की होगा उसको अधिक गर्मी लगेगा, जबकि सर्दी क्या होगा उसको कम लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? इसमें से कौन सा न्यूनतम ताप घोषित करता है? तो एक केल्विन। केल्विन जबकि 310 केल्विन तक होता है ना सबसे अधिक। जबकि अगर कंपेरिजन करें तो जैसे ह्यूमन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन 310 होता है। इसको अगर एक कर दिया तो बहुत कम हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कलांतर यानी फेज डिफरेंस कितना का होगा? फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा वह पुनः धरातल पर गिरता है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? इसका स्थितिज ऊर्जा जब सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा तब अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? इसमें से किसका एक समान बीमा नहीं है? तो ये घनत्व और विशिष्ट घनत्व का नहीं होगा। घनत्व और विशिष्ट घनत्व का नहीं होता, जबकि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का, फोकस दूरी और ऊंचाई का, गुरुत्वीय बल और घर्षण बल, इस सब का बीमा एक जैसा ही होता है। ऑप्शन यहाँ बी सही था। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? एक समान गति यहाँ पे निरूपित करता है विस्थापन और समय दोनों सेम होगा तब। एक समान त्वरण है ना ये, ठीक ना। यहाँ से भी शुरू होता तब भी वो सही होता, ऐसे स्ट्रेट ले जाए तब त्वरण क्या होता है? सेम होता है। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ओनली एक ही सही है कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, जबकि स्थितिज ऊर्जा जो होता है ना वो हाईएस्ट पिक पे अधिक होगा, यानी तो जब पूरा कॉर्नर पे आ जाएगा तब अधिक होगा। ठीक,
मध्य स्थिति में त्वरण का मान अधिकतम होगा, वो भी नहीं। जब हाइट पे रहेगा ना, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इस सब के आसपास क्या होगा, त्वरण अधिक होगा। जहाँ पे सबसे अधिक स्पीड होता है उसका बीच में तो नहीं होगा, मतलब या तो इस कॉर्नर पे होगा या इधर होगा। ओके, तो यहाँ पे ओनली एक ही सही है। उष्मा का सर्वोत्तम और निकृष्टतम चाल क्रमशः क्या है? उष्मा का सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा और सबसे खराब कौन सा होता है उष्मा का? चांदी और शीशा। चांदी सबसे अच्छा और शीशा सबसे खराब। ऑप्शन नंबर ए। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडिएटर काम करता है केवल संवहन। संवहन। अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक जो होता है वो निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। क्वथनांक कम हो जाता है, जिसके कारण 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ही पानी उबलने लगता है, इसीलिए कुकर चाहिए। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार के विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य की त्वचा में धूप ताम्रता का कारण होता है, क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 281 नंबर, इसमें दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ लिखा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। यहाँ पे दिया गया निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट से देख सकते, यही गलत हो गया ना, कि निकट दृष्टि दोष वाला होता है ना, वो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, तो ये गलत है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, ये भी गलत है, देख सकता है वो। जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधित चश्मे के देख सकता है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 तीनों गलत है। आगे प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे दिया है कौन सा कथन सही है इसमें से। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंग दैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई, देखो यहाँ पे पानी जो होता है ना उसके कारण नीला दिखाई देता है, तो ये गलत हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग यानी लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित प्रदर्शित करता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, वायुमंडल तब तो लाल दिखाई देता है हमको। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और इसीलिए जो आकाश जो है ना वो काला दिखाई देगा, ये सही है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश काला दिखाई देगा, इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना उसे आकाश काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 3 सही है, मतलब 80 सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव हो जाता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरल आवर्त गति कर रहे कण का कार्यशील बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति और निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? सबसे अधिक होगा जब वो एक पैर का जो उंगली होता है ना उस पर वो खड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। और क्षेत्रफल घटा दोगे ना, चाहे आप हाथ की उंगली पे भी खड़े हो जाओ तब भी चल जाएगा। 286 नंबर प्रश्न है, संसार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केवल किस, जो ऑप्टिक होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो ये तो फिजिक्स में दिया गया था, और वो सीवी रमन प्रभाव के लिए इनको मिला हुआ था, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। कब मिला था? 1930 में, याद रखिएगा। 28 फरवरी को इन्हीं के याद में मनाते हैं हम लोग साइंस डे। क्रिस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे? क्रिस्कोग्राफ के आविष्कारक हैं जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद यानी मरकरी के 762 mm कॉलम द्वारा लगाने वाले दाब को ही कहते हैं एक एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? ये आधारित है एस रामानुजम, जो कि महान गणितज्ञ थे, रामानुजम। कण यानी बोसोन नाम से संबंधित, बोसोन किसके नाम से संबंधित है? ये संबंधित SN बोस के नाम से, SN बोस। रेडियोधर्मिता मापी जाती है, रेडियोधर्मिता मापते हैं गीगर मूलर काउंटर से, गीगर मूलर काउंटर से रेडियोधर्मिता मापते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, गॉड पार्टिकल, ये प्रश्न पूछे थे, बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया था। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन को कहा जाता है गॉड पार्टिकल। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। तो टोटल 294 प्रश्न थे, सारे इंपॉर्टेंट थे, देख रहे हो सारे पूछे गए प्रश्न हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा इसको 1-2 बार देख लेने के लिए, थोड़ा इरिटेटिंग लगे तो फिर भी क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से एग्जाम में आपको हेल्प करेगा।
अब इसका मास्टर वीडियो आ जाएगा जिसमें ये कंप्यूटर भी उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा बन जाए, पर उसको देख लीजिएगा, हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम अभी लुसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने लुसेंट सामान्य ज्ञान कंप्लीट कर लिया है और ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बुक मैं चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर दूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर, ठीक ना, कंप्यूटर। मेरा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। आंसर क्या हो जाएगा? डी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? अगर बात करें सर्वाधिक योगदान का, तब हम करेंगे वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन। आंसर क्या होगा? डी। याद रखिएगा, इस चीज़ को पूछा जाता है यह प्रश्न। नेक्स्ट है, प्रथम अंकगणितीय कंप्यूटर या प्रथम अंकीय कंप्यूटर में ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तब हम करेंगे चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट अगर बात करें तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में। आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? भौतिक बनावट मीन्स फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर काफ़ी आसान सा प्रश्न था पर इम्पोर्टेंट था। आपके ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, हाँ आसान भी हैं पर इम्पोर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंट्रोल जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को, सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? देखो, महत्वपूर्ण भाग की अगर बात करें तो कीबोर्ड, माउस मीन्स जो उसका इंटरनल डिवाइस होता है सारा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे सीपीयू क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर यहाँ पे सीपीयू नहीं रहता मान लो, तब कीबोर्ड पे टिक करते हैं। प्रिंटर, डिस्क, इस सबको हाइड रखा जाता है, ठीक है ना। अब है, मैक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक का नाम क्या है? तो मैक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार किया था वो रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर दोनों मिलके किया था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी कहते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ये किया गया था जेएस किल्वी के द्वारा, जेएस किल्वी। आंसर होगा सी। कंप्यूटर में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईसी चिप जो होता है, मेमोरी कार्ड जिसे हम बोलते हैं, उसमें सिलिकॉन का यूज होता है, सिलिकॉन। आंसर क्या होगा? ए। और इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? वो होता है बेंगलुरु को, बेंगलुरु, क्योंकि सिलिकॉन वैली मीन सिलिकॉन सिटी एक यूएसए में जगह है, सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे पहली आईबीएम कंपनी लगाई गई थी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो और इंडिया में कंप्यूटर में सबसे अच्छा योगदान बेंगलुरु का है, इसीलिए उसे हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क की बात की जा रही है, उस पर किस चीज़ का परत होता है? वो होता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? ए। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? शब्द मापते हैं बीट में, बीट। आंसर होगा बी। मेगाबाइट मापते हैं, मेगाबाइट से हम क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। एक प्रश्न यहाँ से आता है, मीन्स कंप्यूटर की स्पीड हम किससे मापते हैं? तो मेगा मीन्स एमबी पर सेकंड, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन में आपको जीबी पर सेकंड, केबी पर सेकंड मिल जाए, टिक लगाना है आपको एमबी पर सेकंड पे, पूछा जाता है ये प्रश्न। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होगा? स्टोरेज में बीट, बीट। आंसर क्या हो जाएगा? बी।
सॉरी इसको ध्यान दीजिए, बाइट होगा, ठीक ना। स्टोरेज की क्षमता में बाइट, वर्ड का अगर बात करें तो बीट, 1 बाइट बराबर 4 बीट। 1 किलोबाइट मीन्स 1 KB बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट में कितना बीट्स होता है ये आपको बताना है, 1024 बाइट, 1024 बाइट। आंसर क्या होगा? बी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, जैसे 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, वैसे ही 1024 KB बराबर भी कुछ होता है। तो ये सारा जो सीरीज होता है, जब पेंटाबाइट तक हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अगर उसमें अशुद्धि होगा तो उसे हम कहते हैं बग, बग, BUG, बग। आंसर क्या होगा? सी। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द होता है स्टोरेज से, स्टोरेज। आंसर क्या हो जाएगा? डी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे? तो दिया है चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सी। सीम का पूरा रूप क्या होता है? मीन्स SIM, सीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में SMS का, तो इसका बताइएगा आप SMS का फुल फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर का बात करें तो वो गणना काउंटिंग के आधार पे काम करता है। आंसर होगा ए। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? वो होता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? मीन्स अलग होता है। तो इसका जो कैलकुलेटिंग पावर होता है, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार काफी अधिक होता है, इसीलिए ये अन्य कंप्यूटर से अलग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है बाइनरी, द्विआधारी अंक पद्धति। मीन्स बाइनरी डिजिट आपको मिलेगा एग्जाम में, या द्विआधारी याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रन, फोर्ट्रन काफी इंपॉर्टेंट है ये, फोर्ट्रन। आंसर क्या होगा? सी। जाहिर सी बात है ये उच्च स्तरीय भाषा होगी, ठीक ना। पद MB का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के लिए। आंसर क्या होगा? बी। कंप्यूटर भाषा में कोबल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कोबल का प्रयोग होता है व्यावसायिक। आंसर क्या होगा? ए। एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? एक सेकेंडरी डिवाइस है और इसको हम हटा सकते हैं, मीन्स निकाल भी सकते हैं। तो ये द्वितीयक भंडारण मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज, और इसको हम निकाल भी सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी? वो है फोर्ट्रन, फोर्ट्रन। आंसर हो जाएगा ए। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है? उच्च स्तरीय कौन सा हो जाएगा? कोबल, कोबल। वैसे सभी इसमें से उच्च स्तरीय है, पर अगर अंग्रेजी भाषा के समान दे दे तब हम क्या करेंगे? कोबल देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि C++, पास्कल, फोर्ट्रन ये सारे उच्च स्तरीय भाषा है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? डॉक्यूमेंट की भी बात करें तो हो जाएगा हमारा कोबल, कोबल। आंसर क्या हो जाएगा? बी। साइंस के क्षेत्र में फोर्ट्रन यूज किया जाता है। फोर्ट्रन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? वो होता है बेसिक। पहले अगर आप कोई भी भाषा सीखते हो तो उसके पहले आपको बेसिक सीखना होता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए हो तो फोर्ट्रन, वैज्ञानिक जहां भी लग जाए आप फोर्ट्रन पे टिक कर सकते हो। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक का तो प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, वो क्या कहलाता है? वो होता है मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा। आंसर होगा बी। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आंसर होगा ए।
अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है कौन सा भाषा? अंग्रेजी भाषा के सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। अधिकतर कंप्यूटर की बात की जा रही है, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। कंप्यूटर ग्रिड होता है। ग्रिड वर्ड जहाँ भी यूज हो मीन्स एक दूसरे को वो जोड़ रहा है, ठीक ना। तो कहीं पे जोड़ने वाला अगर आपको ऑप्शन मिले तो उस पर आपको यहाँ पे टिक करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलंक प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ग्रिड इसे भी कहा जाता है, जहाँ रो और कॉलम मिलता है, ये जो पॉइंट होता है ये, इसे भी कहा जाता है ग्रिड, ठीक ना। और इस पार्ट को सेल कहा जाता है, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा करता है? कौन सा कंपनी है वो? माइक्रोसॉफ्ट। इसके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। काफी इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स। ओरेकल है, इसमें से ओरेकल क्या है? ओरेकल का है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? संसाधन में प्रयोग किया जाता है सभी, जैसे पेज मेकर, MS वर्ड, वर्ड स्टार। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है किसका? जो भी आपका अंदर डॉक्यूमेंट है उसे कोई लीक ना करे। तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, तंत्र मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, उसके अनधिकृत अभिगमन से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोडेम। अच्छा, मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो तो। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम लोग क्या भेजते हैं? इसमें से सब कुछ भेज सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स, वीडियो मैसेज, वीडियो क्लिप। वीडियो क्लिप का मतलब होता है वीडियो का छोटा पार्ट, ठीक है। छोटा सा वीडियो को हम वीडियो क्लिप कहते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक कंप्यूटर है USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही जो कंप्यूटर है सुमित, SUMMIT, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इससे पहले चाइना का तिहांग था, याद रखिएगा। और इंडिया का सबसे फास्टेस्ट अगर बात करें तो मिहिर है, MIHIR, मिहिर, याद रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आंसर गलत है, ठीक ना, क्योंकि मॉडरेट करके नहीं दिया है। यहाँ पे कोलंबिया है, पर वर्तमान में कौन है मैंने ऊपर जिक्र कर दिया, सुमित, SUMMIT, याद रखिएगा उसको। भारत में सिलिकॉन वैली है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, ये भी बता दिया गया था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? मीन्स विश्व का यहाँ बात किया जा रहा है, कौन सा है? एनियक। आंसर क्या है? ए। तो टोटल 100 प्रश्न है, मैंने 50 कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम 50 कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और मैंने बहुत सारा वीडियो मीन्स बहुत सारे बुक का, चाहे लुसेंट का MP3 हो, बहुत सारा डाल दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, जिसका ये दूसरा पार्ट होगा। मैंने 50 तक के प्रश्न कंप्लीट कर लिए, आज हम 51 से देखेंगे। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा होगा? सिद्धार्थ। और अगर बात करें प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा होगा तो परम। और दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1, CRY। ये सब आपको याद रखना होगा, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था।
जिसका विंडो आता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? संस्थापक है बिल गेट्स। बिल गेट्स। आंसर क्या हो जाएगा? बी। WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। एक प्रश्न इसमें अब आ रहा है कि WWW रहेगा, एक और W इसमें डाल दिया जाता है, ठीक ना। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूछा गया प्रश्न है 2018 का, ठीक ना। तो याद रखना इसमें सेम होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसका मतलब वार्म होता है, ठीक ना, वार्म। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वार्म रहता। मीन्स ऐसा प्रश्न था कि 4 W लिखा हुआ था, फिर था चौथे वाले W का मतलब क्या था, तो उसका मतलब होना था वार्म। और ये सब ऐसा ही होता है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। याद रखना, इसको पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। इंटरनेट को। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन। आंसर होगा डी। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? पहला जो कंप्यूटर था वो लगाया गया था कोलकाता में, आपको ये याद रखना है। और फिर ISO में 1955 में। 1955। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? ये बहुत रिपीटेड प्रश्न पूछा जाता है। नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा हो गया? न्यू दिल्ली। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षित व्यवस्था कहाँ लगाया गया? ये लगाया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? ए। डाकघर और रेलवे स्टेशन दोनों जगह न्यू दिल्ली। प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब। प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर के संदर्भ में RAM का तात्पर्य क्या होता है? क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर होगा हमारा बी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का विस्तृत रूप कौन सा होता है? CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर होगा यहाँ पे हमारा बी। CAD का तात्पर्य क्या है? CAD का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आंसर है यहाँ पे बी। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखिएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में पहला मशीन यही था IBM। पहला कंपनी यही था IBM। ये कहाँ पे है? USA में। USA। और USA में सैन फ्रांसिस्को में है। ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। साइलेंट वैली कहा जाता है जहाँ पे ये है, वो जगह ही साइलेंट वैली नाम है उसका। इसी के तर्ज पे इंडिया में बेंगलुरु को साइलेंट वैली कहा जाता है। अब है हमारा बायोस का विस्तृत रूप क्या होता है? बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर होगा हमारा डी। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम रिलेटेड होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। आंसर क्या हो जाएगा? डी। याहू, गूगल एवं MSN इनमें से क्या है? तो ये है इंटरनेट साइट्स। इंटरनेट साइट्स, या नहीं तो इसे आप सर्च इंजन भी बोल सकते हो। सर्च इंजन। आपको एग्जाम में सर्च इंजन अधिक पूछे जाते हैं। सर्च इंजन याद रखना। याहू, गूगल, MSN क्या है? सर्च इंजन है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षर का प्रयोग किया जाता है। मीन्स CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट। फास्ट ये क्या है? कंप्यूटर की भाषा नहीं है। जबकि बेसिक, कोबल, C++, फोर्ट्रन ये सारे क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। फास्ट नहीं। आंसर होगा यहाँ हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सी शब्दावली नहीं है?
प्रकाश भंडारण नहीं है, जबकि साइबर स्पेस, अपलोड, मोडेम ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पे T3A दिया है, जो कि क्या है, ये तिहांग 3rd एडिशन की बात की जा रही है। ये तिहांग चाइना का था। इसके बाद कौन सा आ गया है, अभी मैंने बताया था सुमित, SUMMIT, ठीक है ना, याद रखना इसको, SUMMIT, ये USA की कंपनी है। और इंडिया का कौन सा है, मिहिर, ये भी याद रखना है आपको। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, करे, CRY, करे। और इंडिया का कौन सा था, परम, ये सब आपको याद रखना है। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर। आंसर होगा बी। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्या था, CDAC पुणे, CDEC पुणे। आंसर होगा यहाँ पे हमारा ए। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये होता है बिट। आंसर होगा बी। माइकल एंजेलो वायरस है, किससे रिलेटेड है ये होता है एक कंप्यूटर वायरस। माइकल एंजेलो वायरस क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है। आंसर होगा हमारा डी। सारे कंप्यूटर में लागू होता है, सब में क्या होगा, मशीनी लैंग्वेज होता है, मशीनी भाषा। आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। एप्पल क्या है? एप्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी। याद रखिएगा, एप्पल एक फल नहीं है। एक फर्स्ट तो कंप्यूटर का क्लास में से वीडियो है, तो इसमें चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। लेकिन अगर आपको बायोलॉजी में भी प्रश्न आ जाइए कि इनमें से कौन सा फल है, तो याद रखिए आप एप्पल को टिक नहीं लगाओगे। आप गूगल पे सर्च करना एक बार, इज एप्पल इज ए फ्रूट, देखना आप कंफर्म हो जाना। इसके लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं एप्पल को लेके, ये एक वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन से संप्रेषित किया जाता है, वो क्या होता है? वो होता है मैक्रो कंप्यूटर। आंसर होगा बी। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर सबसे फास्ट होगा। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? वो है अनुपम। आंसर होगा ए। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मल्लापुरम केरल का है, ये कंप्यूटर साक्षर जिला है। और केरल का कोच्चि एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला सोलर पैनल पे चलने वाला एयरपोर्ट बना है, ये भी आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे पहला है वो। नेक्स्ट है कंप्यूटर, इनमें से क्या दर्शाता है, कौन सा डिफिनेशन उसके साथ जाता है? तो कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। चलो और सारे पढ़ लो, यहाँ पे सभी चारों सही है। कंप्यूटर के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ये भी सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कंप्यूटर ये सारे काम करते हैं, इसीलिए आंसर क्या है डी। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है किसका? 8 द्विधारी मीन्स 8 बाइनरी डिजिट का, ठीक है ना, द्विधारी अंक का। आंसर होगा यहाँ पे ए। किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है, उसको करने की इच्छा शक्ति की, सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ये भी सही है। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ये भी यही है। और एक आधुनिक संरचना की, यहाँ पे क्या है, चारों सही है। आंसर है डी। असेंबलर का कार्य क्या है? ये क्या करता है? असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड क्या होता है, असेंबलर हार्डवेयर होता है। इसमें हम ABCD डालते हैं, उसको वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सिस्टम को देता है, तो ये होता है असेंबलर। और असेंबलर का अपोजिट होता है कैम्पलर,
वो क्या करता है, मशीनी भाषा को, जैसे हमारा डिस्प्ले क्या हुआ, मशीनी भाषा को मीन्स अपने भाषा में इंग्लिश में हमको करके देता है। तो दोनों क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, सी। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, आंसर होगा डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटेड टेलर मशीन के आविष्कारक का नाम क्या है, मीन्स एटीएम के आविष्कारक का नाम क्या है, जॉन शेफर्ड वार्नेस, जॉन शेफर्ड वार्नेस, आंसर है सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा मीन्स इसमें से सही नहीं है, देख लो सही नहीं है, तो यहाँ पे से ये सही नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, और जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 मल्टीपल 1024, क्योंकि 1 किलोबाइट में क्या होता है, 1024 मेगाबाइट होता है, इसलिए 2 और मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मेगाबाइट। कंपाइलर पढ़े हैं अभी, एक प्रोग्राम की उच्च स्तरीय प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद, जैसे कि कीबोर्ड इसका एग्जाम्पल है, कंपाइलर है वो। अब लाइववेयर, सिस्टम पर काम करने वाले, जो आप जैसे मैं अभी कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, आप अभी देख रहे हो, तो जो काम कर रहा होता है उसे कहा जाता है लाइववेयर। आंसर यहाँ पे ये तीनों सही है, ठीक ना। ये प्लॉटर ये गलत है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देता है, तो वो देता है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार, वायरलेस संचार, बिना तार का संचार। आंसर क्या है, ए। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है, ये मैंने एक बार बताया था, MB पर सेकेंड, MB पर सेकेंड में मापते हैं, मेगाबाइट पर सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और डाइस यूनिट होता है, इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल, अर्थमेटिक ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आंसर क्या होगा, बी। .com क्या निरूपित करता है, .com मीन्स कॉमर्शियल हो जाएगा, ठीक ना, कॉम मीन्स कॉमर्शियल, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक क्या हो जाएगा ये, ए। जैसे कि .org होता है मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, .in रहेगा मीन्स इंडियन गवर्नमेंट का है, तो ये आपको थोड़ा पढ़ लेना होगा। लीफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखो लीफाई एक चाइनीज द्वारा बनाया गया, जैसे वाईफाई होता है, तो उसमें लीफाई में क्या होता है, लाइट के थ्रू हम लोगों को मीन्स कनेक्शन मिलता है, जो कि यह क्या है, वाईफाई से काफ़ी फास्ट काम करता है। तो पहला दिया गया है, यह उच्च गति डेटा संचारण के लिए प्रकाश के माध्यम से रूप में प्रयुक्त होता है, ये सही है। जैसे हम लोग रोटर का यूज करते हैं वाईफाई के लिए, तो इसमें क्या होता है, लाइट होता है CFL बल्ब की तरह, वो लगा दो और जहाँ तक उसका लाइट जाएगा वहाँ तो डाटा यूज कर सकते हैं, तो ये सही हो गया। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है, बिल्कुल सही है, ये चाइना ने डेवलप किया है, ठीक ना, आंसर होगा सी। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था, गूगल के द्वारा कौन सा विकसित है, गूगल क्रोम, क्रोम, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1024 KB बराबर होता है, क्या होता है, 1 मेगाबाइट। ये मैंने पिछले भी कहा था और अभी कह रहा हूँ, आपका रिवाइज हो जाएगा। मीन्स 1 KB में कितना होता है, 1 MB में क्या होता है, 1 GB में क्या होता है, ये सारे जितने भी होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। काफ़ी आसान भी है और आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आना चाहिए आपको। HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आंसर होगा बी। 1 बाइट निम्नलिखित में से बराबर होता है, 1 बाइट होता है 8 बीट के, 8 बीट, आंसर होगा ए। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यूष, प्रत्यूष। अगर प्रत्यूष में ऑप्शन में नहीं हो तो आप मिहिर पे टिक लगाओगे, मिहिर, दोनों क्या है, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में से अभी नाम है, ठीक ना, प्रत्यूष और मिहिर। तो ये टोटल 99 प्रश्न थे, पिछले पार्ट में मैंने 50 कर लिया था, इसमें ये लास्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। और अगर आप भी अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।